हम स्टार्ट करते हैं। सर ये डबल जेपार्डी से रिलेटेड कौन कौन से आपने बताया सेक्शन? मैं बता देता हूँ, मैं आपको सारे लिखवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखें आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी सर। सेक्शन 11 सीपीसी। सेक्शन 11 सीपीसी, ठीक हो गया सर। 403 403 सीआरपीसी। ठीक है सर। सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट। सर सॉरी दोबारा रिपीट करें सर। हाँ जी, कोई कर दे रिपीट। आर्टिकल 13 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 11 है सीपीसी का, 403 है सीआरपीसी का और 26 है जनरल क्लॉसेस एक्ट का। और इसके साथ आप 54 को भी साथ पढ़ना है, क्यूएसओ का 54। अब एक दफा कोई और रिपीट कर दे, सबको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में सर आर्टिकल 13 है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में सेक्शन 26, क्यूएसओ का आर्टिकल 54, सीआर सेक्शन 403 और सीपीसी का सेक्शन 11। हाँ जी, ठीक हो गया। ये चीजें हैं, ये इस तरह आपने इनको कोरिलेट करके पढ़ना। क्या चीज? जनरल क्लॉजेस का क्या था? तो 26। हाँ जी 26। ये आपने कल सारे पढ़ने हैं, ठीक है। मैं किसी से भी कोई पूछ सकता हूँ, ठीक हो गया। ये सब की कल की असाइनमेंट है। चलें जी, आगे हम पढ़ें कंटेम्प्ट, ठीक है। अब पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट इफ ही विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज ऑफर एनी इंसल्ट टू फैमिली कोर्ट। अगर कोई फैमिली कोर्ट आके गाली दे देने लग जाता है जज साहब को, ठीक है। आगे कहता है काज एन इंटरप्शन इन वर्क ऑफ फैमिली कोर्ट, मतलब फैमिली कोर्ट के आगे स्टैनो को रोक देता है, कहता है कि आपने जजमेंट नहीं लिखनी। या मिसबिहेव व्हेन विद एनी पर्सन इन कोर्ट प्रीमिसेस आर यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, थ्रेट और यूज फिजिकल फोर्स और इंटिमिडेट इन एनी फॉर्म, ठीक है। अब ये देखें कि मतलब ये चीज़ें हम डेली देखते हैं। अभी रिसेंटली एक वो हुआ था, मैं तो वैसे ऑलवेज विद लायर्स होता हूँ, ठीक है। आई ऑलवेज स्टैंड विद लायर्स कम्युनिटी। मैं बार के साथ खड़ा होता हूँ, बेंच के खिलाफ नहीं खड़ा होता। लेकिन लास्ट टाइम एक अक्रेंस हुआ था, ये इधर बैठे थे बाबर नदीम साहब, बहुत अच्छे जज हैं। और वो जुडिशियल जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत उनकी एफर्ट है। वो काफ़ी सारे लेक्चर भी तैयार करते हैं, उनको सुनते भी हैं। मैं भी आपको कहूँगा कि आप उनके लेक्चर सुना करें, ठीक है। तो उनके बारे में वो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे उसामा लाहौर के, वो आए, उनके मतलब शर्ट फाड़ दी और उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, ठीक है। तो ऐसा कोई करता है तो कोर्ट उनके भी कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बार जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट कोई बेंच का कोई भी मतलब जज नहीं जाता, क्योंकि फिर वो उनके खिलाफ मतलब मुश्किल हो जाती है उनको काम करना भी। आगे जाता है कि रिफ्यूज टू एनी क्वेश्चन पुट टू हिम विच ही इज बाउंड टू आंसर। अब ये पीछे हमने पढ़ा है सेक्शन 11(3)(a). 11(3)(a) में कहा गया कि कोर्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछती है और डिफेंडेंट जो विटनेस है जवाब नहीं देता, क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, तो इस पे भी कोर्ट कंटेम्प्ट लगा सकती है। रिफ्यूज टू टॉक टेक ओथ, स्टेट द ट्रुथ और साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन फैमिली कोर्ट। अगर कोई मतलब वो ओथ नहीं लेता, ठीक है, ओथ नहीं लेता, ठीक है, तो इस सूरत में भी उसको कंटेम्प्ट लगा सकती है फैमिली। एंड फैमिली कोर्ट में विद में फोर्थ विद ट्राई सच ऑफेंस फॉर कंटेम्प्ट एंड सेंटेंस हिम टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। 2000 तक उसको फाइन लगा सकती है फैमिली कोर्ट। आगे है जी आपका, अब 4 चीजें इसमें बताई गई हैं, मैं आपको दोबारा पढ़ रही हूँ। एक, कोर्ट की इंसल्ट करे, कोर्ट के वर्क में इंटरप्शन करे, कोर्ट के साथ मिसबिहेव करे। कोर्ट के साथ या कोर्ट की मौजूद कोई भी हो सकते हैं, मतलब और उधर बैठे साइल्स के खिलाफ भी करते हैं, उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं, किसी को साइलिन को आगे मारता है कोई, तो उस पर भी कंटेम्प्ट लगा सकती है, ठीक है।
उसके अलावा वो अगर ओथ लेने से मतलब रिफ्यूज कर दे तो उस पर भी कंटेम्प्ट लगा सकती है कोर्ट। आगे कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सीपीसी नॉट अप्लाई। यहाँ पे ये देखिए क्लियर आ गया है कि सॉरी कहता है कि सेव as otherwise expressly provided under this act provision of QSO and CPC except section 10 11। ये देखें ये दो चीजें, ये नाजुल साहबा ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक हो गया। सेक्शन 10 और 11 के अलावा सीपीसी और QSO अप्लाई नहीं होगा फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। आगे कह रहा है सेक्शन 8 to 11 ऑफ ओथ एक्ट शेल अप्लाई टू ऑल प्रोसीडिंग ऑफ फैमिली कोर्ट। मतलब ओथ एक्ट है 1872 का, 1872 का नहीं है, वो भी 1873 का है। ये कोई चेक करेगा, 1873 का है, 72 का नहीं है। 73 है सर, 73 है, 73 है ना। ये देखें इसमें कोई मिस्टेक्स हैं। अब जो चीज़ें पड़ी होती हैं तो फिर वो पता चल जाता है कि वो क्या 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 उसमें मिस्टेक्स हैं। चलें जी आगे आ जी 17A, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये 17A का कंसेप्ट बहुत कम लोगों के पास है, 17A का कोई पता नहीं है। न्यू अमेंडमेंट किया है उन्होंने और बहुत अच्छी इन्होंने अमेंडमेंट की है। इसका अभी 2020 में सिविल जज के एग्जाम हुए थे, 17A पे उन्होंने पूछ लिया था, ठीक हो गया। 17A पे उन्होंने पूछ लिया था। अच्छा 17A का मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 17A में सिंपली ये कहा गया कि अगर डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में अपेयर होता है, जैसे नोटिस किया डिफेंडेंट आ गया, जिस दिन डिफेंडेंट अपेयर होगा उस दिन कोर्ट ने इंटायरा मेंटेनेंस लगा देना है। वो मुदैया है, उसके बच्चे हैं, जो भी हैं, उनका इंटायरा मेंटेनेंस लगा देना है। सपोज के मुदैया ने दावा किया है उसके, और उसने कहा कि मेंटेनेंस मुझे दिया जाए 10,000 पर महीना। एक मुदैया खुद है और 2 उसके बच्चे हैं। तो जिस दिन डिफेंडर अपेयर होगा कोर्ट में तो कोर्ट ने खर्चा लगा देना है, वो चाहे 2,000 लगाए, 4,000 लगाए, 5,000 लगाए पर माइनर। सपोज 5,000 पर माइनर लगा देती है तो एक तो कोर्ट लाजमी उसका मेंटेनेंस लगाएगी और फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि नेक्स्ट मंथ की 14 तारीख तक, मतलब सपोज के उन्होंने अब दिसंबर 25 को लगा दिया है तो अगले महीने की 14 तारीख तक उसने मेंटेनेंस वो पे करना है, इंटरनल मेंटेनेंस, ठीक हो गया। अगर नहीं करता तो फिर उसका राइट स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। इसमें 3 दफा शेल है। शेल पहला शेल है कि उसने मेंटेनेंस लगाना है, दूसरा शेल है कि उसने वो पे करवाना है, अगर नहीं करता तो उसका राइट स्टक ऑफ कर दिया जाएगा। तीसरा ये है कि कोर्ट जो है मेंटेनेंस लेने के लिए किसी कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। जैसे कि अब उसने मतलब दावा किया है कि डिफेंडेंट जो है वो एक HBL में ब्रांच मैनेजर है, HBL में ब्रांच मैनेजर है, तो कोर्ट उस की प्रूव के लिए कहीं से भी डॉक्यूमेंट्स बैंक को लिख सकता है कि वाकई ये डिफेंडेंट आपके पास ब्रांच मैनेजर है या नहीं, या इसकी सैलरी कितनी है, ये कुछ कह सकता है। अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, फिर आपको ये पता चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है जी इन अ सूट ऑफ मेंटेनेंस, फैमिली कोर्ट शैल ऑन द डेट फिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, जब डिफेंडेंट फर्स्ट अपीयर होता है, फिक्स इंटायर मेंटेनेंस फॉर वाइफ एंड चिल्ड्रन इफ a defendant fail to pay the maintenance by 14th day of each month। अब 14 तारीख तक उसने हर हाल पे करना होता है। The defense of defendant shall be stand stuck off, उसका डिफेंस खत्म हो जाएगा, मतलब उसका राइट स्टक ऑफ हो जाएगा इस केस को डिफेंड करने का। एंड द फैमिली कोर्ट शैल डिक्री द सूट मेंटेनेंस ऑन द बेसिस ऑफ अवर्मेंट इन प्लेंट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसी टाइम अगर वो डिफेंडेंट मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट ने 17A के तहत उसका दावा डिग्री कर देना है, दावा डिग्री कर देना है। इस तरह मेरा भी एक दावा हुआ था, हम डिफेंडेंट को बार बार कह रहे थे कि मेंटेनेंस पे करो नहीं तो कोर्ट नहीं देगी। 2 डेटें मिली थी लेकिन तीसरी डेट पे कोर्ट ने 17A के तहत दावा डिसाइड कर दिया था, ठीक हो गया। अच्छा वो जो भी प्लेंटिव में लिखा है, प्लेंट में लिखा है कि वो डिफेंडेंट HBL में ब्रांच मैनेजर है, कोर्ट ने उसको देख के का देना है जी HPL ब्रांच मैनेजर है तो उसकी 70-80 हज़ार सैलरी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसने कर देना है। दूसरी जो मेन बात कर रहा है कि इन डिक्री ऑफ मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट में फिक्स द मेंटेनेंस
higher the amount paid for in plain due to afflux of time and other relevant circumstances. Suppose के अब उसमें लिखा गया कि उसने डिफेंडर मुदैया ने मांगा 10,000 रुपया पर महीने का। अब कोर्ट को लगता है कि वो बैंक में है, ठीक है, 70,000 उसकी सैलरी है, ये 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को 10,000 क्यों दें? 3 बच्चों को वो मतलब 50,000 दे, 20,000 खुद रखे। तो इस तरह वो 10,000 की जगह पे उनका 13,000 भी मेंटेनेंस लगा सकती है। मतलब जितनी प्रे किया गया है उससे ज़्यादा भी मेंटेनेंस लगा सकते हैं। ये उसकी ग्राउंड्स क्या है कि ये तो एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या फिर उसका वो जो दूसरे सर्कमस्टांसेस के वो उसको लगता है, कोर्ट को लगता है कि अच्छा ये तो 70,000 इस बैंक से ले रहा है, बाकी ये उसका और भी बिजनेस है दुबई में, वहाँ से भी उसको 50,000 पर मंथ आ जाते हैं। तो वो पता चल जाता है सर्कमस्टांसेस के और भी इसके पास अर्निंग है तो वो दे सकता है। अच्छा, प्रेस्क्राइब दी एनुअल इंक्रीज इन मेंटेनेंस। अब वो होता है कि एनुअल इंक्रीजमेंट वो बताएगा कि सपोज के उसने मेंटेनेंस लगाया 10,000, तो उस पर लिख देगा कि हर साल 10% इंक्रीज होगा, 10%, 15%, जो भी है उसने एक लिखना है। मेरा एक दावा है उसमें कोर्ट ने 15% इंक्रीज किया है, ठीक है, 15% इंक्रीज किया है, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें एंटायर मेंटेनेंस 3,000 लगा था, बाद में फाइनल मेंटेनेंस कोड ने 8,000 लगाया है और 15% इंक्रीज रखा है। अच्छा, ये कहता है इफ फैमिली कोड डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी इंक्रीज इन द मेंटेनेंस फिक्स्ड बाय कोड शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% ईच ईयर। अगर कोर्ट सपोज के मेंटेनेंस इंक्रीजमेंट का लिखती ही नहीं है तो कोर्ट ने फिर वो जो मेंटेनेंस है वो ऑटोमेटिकली 10% हर साल अप होता रहेगा। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द मेंटेनेंस द फैमिली कोड में समन द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बॉडी अथॉरिटी टू डिटरमाइन द स्टेट एंड सोर्सेज ऑफ डिफेंडेंट। देखें, अब मैंने आपको समझ लिया कि मेंटेनेंस लगाने के लिए फैमिली कोड समन कर सकती है किसको? किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी या अथॉरिटी को, ये जानने के लिए कि इसकी जायदाद कितनी है या सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे है। जब से आपके उसने कहा कि मेरा हस्बैंड HBL में ब्रांच मैनेजर है, तो कोर्ट HBL के मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसको नोटिस कर सकती है कि आप बताएं कि क्या ये है या नहीं। अच्छा, ये रहते हैं सपोज के लाहौर के मॉडल टाउन एरिया में, तो मॉडल टाउन के एरिया के हल्का पटवारी या तहसीलदार को भी ऑर्डर कर सकती है और उससे पूछ सकती है कि इस पर्सन की आपके एरिया में कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, इसके नाम पे कोई जमीन, कोई घर, कोई जायदाद, कोई प्लाट, कोई बिल्डिंग, कोई घर या कोई जरी जमीन कोई है या नहीं, वो भी पूछ सकती है। अब इसका मैं आपको 17A का क्रक्स बताता हूँ, फिर मैं किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। 17A में सिंपली ये बताया गया कि डिफेंडेंट जब अपेयर होगा कोर्ट ने उसी टाइम में इंटायर मेंटेनेंस लगा देना है और इंटायर मेंटेनेंस 14 तारीख तक हर महीने की पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे करता तो उसका दावा राइट स्टक ऑफ हो जाएगा और कोर्ट ने दावा डिग्री कर देना है किस बेसिस पे, जो प्लेंट में लिखा है या उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिलाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, जब दावा कोर्ट डिग्री करेगी तो उस टाइम कोर्ट मतलब जितनी पे किया गया है मेंटेनेंस उससे ज़्यादा भी कर सकती है। और उसमें कोर्ट जब मेंटेनेंस लगाएगी तो उस पर ये भी लिखेगी कि इतनी परसेंट इंक्रीज होगा। जहाँ पे ये नहीं लिखती कि इनकी इतनी परसेंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज होता रहेगा। और मतलब डिफेंडेंट के सोर्स ऑफ इनकम जानने के लिए कोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी, अथॉरिटी को लेटर मैसेज कर सकती है, समन कर सकती है कि आप हमें बताएं कि सोर्सेज ऑफ डिफेंडेंट क्या क्या है, ठीक हो गया। ये था 17A। वकार बुखारी जी, मैडम सोफिया साहबा क्या कहता है 17A? सर 17A जो है वो सूट पर मेंटेनेंस है। ऊंचा बोले मैडम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। सर मैंने कहा ये 17A जो है ये सूट पर मेंटेनेंस है। डिफेंडेंट जब फर्स्ट अपीयरेंस देगा कोर्ट में तो उसके साथ ही कोर्ट जो है वो उसके ऊपर इस चीज का उसको कहेगी कि तुम खर्चा दो मुदैया को या उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा होगा सेम डेट के ऊपर। और उसके साथ साथ कोर्ट उससे ऑर्डर करेगी कि अगले माह की 14 तारीख को दोबारा तुमने ये चीज पे करनी है। ये सर सालाना 10 से 15% बढ़ता है। 10 से 15 नहीं, सिर्फ कोड ने जो रखा है वो नहीं। पहले उसने बताया कि कोर्ट कोई एक फिक्स कर देगी, कोई भी मतलब जो कोर्ट को मुनासिब लगता है 8%, 10%, 15%, जो मर्जी कोर्ट करनी है कर दे।
अगर नहीं करती तो वो ऑटोमेटिकली 10% इंक्रीज होता रहेगा। ओके सर। और सर उसके साथ ये भी है कि कोर्ट इसको ज्यादा भी कर सकती है उसके ना पे करने पर, अगर वो पे नहीं करता। नहीं जो कोर्ट ये ने नहीं उसको टाइम दिया ये बात नहीं की गई कि जी सर। वो ये बताया गया कि अगर कोर्ट ने देखना है कि उसने प्रेयर किया है कि मुझे हमें 10,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस मिला जाए, ये उसकी प्रेयर है, तो कोर्ट उसकी प्रेयर को छोड़ के भी उसका 20,000 मेंटेनेंस लगा सकती है। जो एक दफा मेंटेनेंस लग जाता है ना, फिर दोबारा कोर्ट उसको ऐड नहीं बढ़ाती नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है जी सर, ठीक है जी सर। और क्या कहता है? बस सर फिलहाल तो इस हद तक मुझे समझ आया। अच्छा बाकी सर पूरा सेक्शन जी क्लियर हो गया मुझे। जी मलिक साहब, अली मलिक साहब क्या कहता है सेक्शन 17 है? जी सर इसमें सबसे पहले तो वो ये बात कर रहे हैं कि जब भी डिफेंडेड कोर्ट में अपेयर होगा, जिस दिन ही अपेयर होगा उस दिन ही कोर्ट उसको इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर दे देगी, और जो पैसे होंगे वो हर तरीक की 14 तरीक तक वो अदा करने होंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक बात तो वो ये इसमें कहता है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो 14 तरीक तक पैसे पे नहीं करता तो उसका जो दावा है वो अदालत खारिज कर सकती है। दो बातें। तीसरी बात सर इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी जॉब के रिलेटेड या उसकी प्रॉपर्टी है ज़रूरी है या वो कहीं जॉब करता है, तो वो कोर्ट वो डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है ताकि पता चल सके कि इस बंदे की जो इनकम सैलरी है ना पर मंथ या इसके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं। तीन बातें। उसके बाद सर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर प्रे की जाए 10,000 की, लेकिन कोर्ट को ये बात फील हो कि 10,000 काम में ये बंदा 20,000 दे सकता है, तो कोर्ट वो उसकी प्रे की बजाय कोर्ट 20,000 दे सकती है। और उसके अलावा सर वो ये कह रहे हैं कि जो उसमें सर इंक्रीमेंट होगा वो कोर्ट 10% भी कर सकती है, 15% भी कर सकती है, कोर्ट की अपनी मर्जी है। अगर कोर्ट इंक्रीमेंट के बारे में कुछ भी ना लिखे तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो 10% पर मंथ हो जो इंक्रीमेंट होगा वो हाँ लागू जी होगा इस पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये 10% से कम भी सर अदालत लिख नहीं 10% से 10% से कम भी अदालत लिख एक सकती है। मिनट कोर्ट नहीं हाँ 10% से कम भी लिख सकती है। 10% यहाँ पे वो कुछ नहीं लिखा, कोर्ट ने मुनासिब जैसे भी लगता है उसने उतनी लगाना है। कोर्ट 5% भी कर सकती है, ठीक है, 7% भी कर सकती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जितनी जी मर्जी सर, कर अगर दे। सर अगर सपोज कोर्ट मेंटेनेंस नहीं कम लगे करती तो फिर इसकी अपील 10% में जा इंक्रीज सकते हैं। होगा। सर एक जी क्वेश्चन सर, था सर इसकी मेरा। अपील में जा सकते हैं कि मेंटेनेंस कम लिखी है ज्यादा लिखी है। नहीं कोई नहीं मेंटेनेंस नहीं, वो एक स्टैट्यूटरी लॉ है कि वो कोर्ट बता सकती है कि जो जितनी मर्जी कर दे, तो उसकी कोई अपील नहीं कर सकते आप इसमें कर सकते कि बस आपके 5,000 से ज्यादा किया है तो। ये देखें यहाँ पे लिखा है प्रेस्क्राइब द एनुअल इंक्रीज इन मेंटेनेंस, कोर्ट प्रेस्क्राइब करेगी। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कोर्ट में, ठीक है, ये यहाँ पे मे का वर्ड है। कोर्ट चाहे तो उसका एनुअल इंक्रीज लगा दे या ना लगा दे, नहीं लगाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका 10% इंक्रीज होता रहेगा। जी क्वेश्चन क्या है सर आपका? जी जी सर वो ऊपर लिखा हुआ है ना सर, मंथली मेंटेनेंस फॉर वाइफ और अ चाइल्ड। सर हाँ ये क्या दोनों के लिए नहीं हो सकता? ये जो लफ्ज आर है या ये या वो, इसकी सर मुझे समझ दोनों के नहीं लिए आई। भी है, दोनों के लिए भी है, ये दोनों को लिए है। सर आगे उन्होंने वो आगे बहुत का उन्होंने जिक्र नहीं किया, जैसे वो लिखते हैं ना फाइन होगा या पनिशमेंट होगी या मे भी बहुत, कोई जिक्र नहीं ऐसे यहाँ नहीं पे किया, ये इसलिए मुझे समझा थोड़ा जाएगा कि कंफ्यूज था। दोनों, बीवी के लिए भी हो सकता है और बच्चे के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए भी हो सकता है। और दोनों के लिए एक साथ भी हो सकता है हो सर? सकता है, डेफिनेटली होता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो शुक्रिया। गया, चलें जी आगे। जी फौजिया फियाज साहबा, सेक्शन 16 क्या कहता है? 1 मिनट में आपने बताना है। फौजिया फियाज साहबा। सर जी आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही मैडम आपकी। सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया कि कोई भी शख्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है फैमिली कोर्ट के सामने,
Sir, sorry to interrupt, sir. Please, sorry for madam. सर अभी तक भी डिस्टॉर्शन हो आवाज़ रही नहीं है आ सर, रही। डिस्टॉर्शन हो रही है, काइंडली स्पीक लाउडर। चलें, बता रही हैं मैडम, बोलने दें उन्हें मैडम को। जी मैडम आप कंटिन्यू करें। सर इसमें ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बताया गया ना कि कोई भी शख्स अगर फैमिली कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है किसी विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज के, मतलब कोई भी फैमिली कोर्ट के सामने किसी को भी इंसल्ट करता है या कोई भी इंटरप्शन करता है फैमिली कोर्ट के वर्क में या मिसबिहेव करता है या किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर रिफ्यूज करता है जो भी फैमिली कोर्ट उससे पूछती हैं जिसका वो बाउंड होता है आंसर करने का, या भी कोई भी ओथ वगैरह जो उसने देनी होती है ट्रूथ स्टेटमेंट वगैरह के बारे में, तो वो रिफ्यूज करता है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सेंटेंस देगी फैमिली कोर्ट, ठीक मतलब है उसको ठीक है, यही कुछ फाइन है। होगा। ठीक हो सर गया इसमें सर सिर्फ 2000 जुर्माना ही है, सर सजा? हैं? The contempt of court की फाइन नॉट एक्सीडिंग 2000 हाँ जी, जो था उसके साथ और कुछ? 2000 फाइन है बस, सिर्फ 2000 फाइन और कुछ भी नहीं है उसमें, उसको जेल नहीं करेगी कोर्ट। जैसे सर अभी आप जजेस वगैरह को, जैसे अभी बदतमीजी की या सर वो बस 2000, उस जज की बदतमीजी की वैल्यू सिर्फ 2000 है। लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। हैं? ये सर किसी भी कोर्ट के लाइसेंस अंदर कैंसिल होना कंटेम्प्ट ऑफ चाहिए जज कोर्ट के साथ अगर की ये सजा है। एक बंदा एक टाइम में एक क्वेश्चन हो फिर ये है। ओके सर। जी मैं आप ये कह रहा था कम से कम सर उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए बेसिकली। तो हो सकता है वो तो मतलब आपका जो बार प्रैक्टिशनर एक्ट है 1973 उसकी आप वायलेशन कर रहे हैं। वो ये कहता है कि आपने आपका कंडक्ट कोड के अंदर बिल ठीक होना चाहिए। जी कोई क्वेश्चन किसी का? चलें आगे हम चल रहे हैं 18 सेक्शन 17 में वगैरह कोर्ट कमीशन भी इशू कर सकती है। कमीशन के इशू किस लिए करना होता है कि आप किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट के लिए आपका कर सकते हैं। ये इसको आप रेड विद कर लें। सेक्शन 75 है सीपीसी का और आर्डर 26 है। सेक्शन 75 आर्डर 26 ये आपका सीपीसी का। अब सपोज के एक ओल्ड एज पर्सन है वो कोर्ट नहीं आ सकता, ठीक हो गया, तो उसको एग्जामिन करने के लिए कोर्ट कमीशन भेज सकती है। सेक्शन 75 75 और आर्डर 26 आ गया जी आपका अपेयरेंस थ्रू एजेंट। यहाँ पे ये सेक्शन 18 की बात कर रहा है। ये आपका एग्जामिनेशन में पूछ लिया था कि एक बीबी है जो कि लंदन में रहती है, यहाँ पे उसने दावा दायर कर दिया पावर अटॉर्नी के थ्रू कि क्या वो कर सकती है। हाँ जी वो कर सकती है। ये सेक्शन 18 उसको पावर देता है। इफ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट टू अपीयर बिफोर फैमिली कोर्ट अदरवाइज देन अ विटनेस इज अ पर्दा नशीन लेडी फैमिली कोर्ट में परमिट हिम टू प्रेजेंटेड बाई अ अथराइज्ड एजेंट। ठीक हो गया। अब ये जो एविडेंस नहीं दे सकता वो पर्सन, ठीक है, प्रोसीड कर सकता है लेकिन एविडेंस एज ए विटनेस पेयर नहीं हो सकता। जैसे आप किसी को पावर टानी दे दें और कहें कि जाके मेरी जगह पे आप एविडेंस दो, ऐसा नहीं होगा। हाँ आप किसी को ये कह सकते हैं कि मेरा वो फलान केस चल रहा है तो आप उसकी प्रोसीड करो, तो उसके लिए आप पावर टानी दे सकते हैं। कोर्ट फीस के लिए वो उन्होंने बताया कि वो 15 रुपए का कोर्ट फीस होता है। 20 में बता रहा है कि फैमिली कोर्ट एक्ट एज मजिस्ट्रेट। फैमिली कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट एज ए मजिस्ट्रेट काम करती है। कहाँ पे? उन ऑफेंसेस को में जो कि हमने जिक्र किया है। कहता है कि फैमिली कोर्ट डीम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंडर फैमिली CRPC फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस और ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब यहाँ पे वो ऑफेंस बताई गई हैं कि जो शेड्यूल 1 और उसका पार्ट 2 में वो कौन सी हैं? 337A1, 337F1 और 341 से 346 तक, 352 और 509 ये ऑफेंसेस है। ये इस तरह आपको ऑफेंसेस सारी पता होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट आप बताया करें। ठीक हो गया।
आगे कह रहा है कि मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, इसमें जो बताई गई हैं इसमें आपकी फैंसी नहीं है कि अगर कॉलम फिल नहीं करते तो उसके लिए उनको सजा रखी गई है। उसके अलावा आपका वो बताया गया कि अगर नोटिस तलाक का नोटिस सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ऑफ बीवी को नहीं देते उसके लिए भी सजा दी गई है। अगर कोई यूनियन काउंसिल किसी विटनेस को बुलाती है वो नहीं आता तो उसके लिए भी सजा दी गई है, उसमें भी ये ट्राई करेगी। और उसके अलावा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट में के तहत मतलब वो कहता है कि 1929 का, उसमें यह बताया गया कि बच्चा 18 साल से कम और लड़की 16 साल से कम लड़की की उम्र शादी हो रही है तो वो इस एक्ट के तहत ऑफेंस हैं, जो कि वो ट्राई कर सकता है आपका ये मजिस्ट्रेट, और इनकी सज़ा 6 महीने और 50,000 तक फाइन है। इसमें सेक्शन 4, 5 और 6 ये बताया गया इनमें ऑफेंसेस है। इसमें शादी करने वाले और काइंडली शादी दोबारा करवाने वाले और उसके माँ बाप वो सारे को सजा होती है। सर आगे काइंडली ये एज दोबारा बताइएगा। एज 18 साल और 16 साल, मेल के लिए 18 साल और फीमेल के लिए 16 साल। इससे कम की उम्र की शादी करेंगे तो वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929 के तहत ऑफेंस है, और उसकी कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट मतलब फैमिली कोर्ट में होगी। कहता है फैमिली कोर्ट शैल कंडक्ट ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ये देखें, ये है जी आपका मजिस्ट्रेट ट्रायल के थ्रू पे वो करेगा। चैप्टर 22 में आपका CRPC चैप्टर 22 में मजिस्ट्रियल ट्रायल की बात की गई है रिलेटिंग टू समरी ट्रायल्स। ठीक हो गया। कहता है आगे एन ऑफेंस अदर देन द कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट shall consider as complaint under Union Council complaint an offense offense other than the contempt of family code cognizable on the complaint of Union Council or aggrieved party। अब ये कंप्लेंट कौन करेगा? ये कंटेम्प्ट के अलावा, ठीक है क्या, कंटेम्प्ट के अलावा ये जो ऑफेंस की जो करेगा वो आपकी आर्बिट्रेशन काउंसिल भी कर सकती है और आपका आइदर पार्टी भी कर सकती है। ठीक हो गया। चैप्टर है आपका 22 ये सॉरी, अच्छा ये जो है ना ये आपका समरी ट्रायल होगा। जो सेशन आपका ये फैमिली कोर्ट ट्रायल करेगी ये समरी ट्रायल करेगी। समरी ट्रायल का यही होता है कि वो सजाएं जिनकी ऑफेंसेस जिनकी सजाएं 6 माह से कम है तो कोर्ट उसका समरी ट्रायल करेगी। समरी ट्रायल में ये होता है कि इश्यूज फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती, एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, और समरी ट्रायल में आपकी सज़ा भी 3 महीने से कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकती फैमिली को समरी ट्रायल में कोई कोर्ट। ठीक हो गया। आगे कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1970 नॉट अफेक्टेड। ठीक है, अब मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस में जो भी बताया गया वो वैसे रहेगा, इस पे वो इस एक्ट से वो इफेक्ट नहीं करेगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ और रूल्स मेड अंडर देयर। मतलब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस रूल्स 1961 उसमें जो भी प्रोविजन दी गई हैं वो वैसे अप्लाई होंगी, इस एक्ट से वो इफेक्ट नहीं होंगी। उसके बाद कहता है कि इंटरिम ऑर्डर पेंडिंग सूट दी फैमिली कोर्ट में पास इंटरिम ऑर्डर और प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट any property in dispute in suit or any other property of party to suit the preservation of which it consider necessary for the satisfaction of court when pass। अब वो कहता है कि कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रिलेटेड। ठीक हो गया। वो प्रॉपर्टी पार्टी टू वो सूट प्रॉपर्टी है या किसी प्रॉपर्टी पार्टी की प्रॉपर्टी है। मतलब सूट प्रॉपर्टी ये है कि निकाहनामे में जो एक कनाल ज़मीन है वो सूट प्रॉपर्टी है, और जो पार्टीज की अदर प्रॉपर्टी है मतलब एक कनाल तो सब्जेक्ट मैटर है, बाकी बीवी की 5 कनाल और भी है तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंटरिम ऑर्डर कर सकती है, और जो सूट प्रॉपर्टी है एक कनाल वो उस पर भी इंटरिम ऑर्डर कर सकती है। और उसके अलावा बताया गया 2(1)(b) intimation or arbitration council। If arbitration council decree resolution of marriage, the family court immediately but not later than 3 days
send the registered post certified copy to the concerned chairman upon the receipt of decree proceed as if notice or intimation talaq under the family laws. अब कहता है कि मुस्लिम फैमिली कोड जो है डेजोलेशन ऑफ मैरिज में जो डिक्री होती है उसकी एक कॉपी 3 दिन के अंदर अंदर उसको भेजती है, किसको? यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को। और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन ऐसे समझता है जैसे ये हस्बैंड ने नोटिस भेजा है और उस पे वो आगे पार्टीज को नोटिस करती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। नोटिस पार्टीज को नोटिस किया जाता है, वो आए अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें। जैसे दिन नोटिस जाता है विद इन 7 डेज वो उनको पेश होना है। जब वो पेश होते हैं तो उनको मजीद 7 दिन का टाइम मिलता है कि आप पार्टीज नॉमिनेट करें। जब पार्टीज आ जाती है, एक पार्टी होती है हस्बैंड की तरफ से, एक पार्टी होती है बीवी की तरफ से, उनको आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो उनकी बैठ के मुसालत कराता है। अगर मुसालत कामयाब हो जाती है तो तलाक नहीं होती, अगर मुसालत कामयाब नहीं होती तो कोर्ट उनको इफेक्टिव सर्टिफिकेट इशू कर देती है। ठीक हो गया। आगे कह रहे कि बार ऑन द इशू ऑफ इंजेक्शन बाय फैमिली कोड, ए फैमिली कोड शैल नॉट हैव पावर टू इशू एन इंजेक्शन और स्टे प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल में कोई एक चल रही है, सपोज के हस्बैंड ने नोट तलाक दी और तलाक में बीवी को नोटिस मिला और यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को नोटिस मिला। सेक्रेटरी ने एक मुसालती कमेटी बना ली और फिर मुदैया आ गई, बीवी आ गई कोर्ट में कि जी ये वो जो मुसालती काउंसिल है उसको रोक दें। कोर्ट कहेगी कि ऐसा ये सेक्शन 22 में बताया गया कि ऐसी मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं आर्बिट्रेशन काउंसिल की या चेयरमैन की किसी प्रोसीडिंग को स्टे करूं। आगे कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज इज रजिस्टर्ड अंडर फैमिली लॉ 1961 नॉट टू बी क्वेश्चन इन फैमिली कोड। अब मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट के तहत जो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 5 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, उसके तहत कोई अगर मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको किसी फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। 24 में बताया गया फैमिली कोर्ट टू इन्फॉर्म द यूनियन काउंसिल if of cases not registered under the family code ordinance 1961। अगर एक निकाह हुआ है लेकिन वो सेक्शन 5 के तहत जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसने रजिस्टर नहीं किया, या जो उसने मैरिज को सालमिनाइज किया है, जैसे निकाह काजी ने निकाह पढ़ाया है वो रजिस्टर नहीं करवाया, या निकाह रजिस्टर है उसने रजिस्टर नहीं किया, तो ऐसा कोई पता चल जाता है फैमिली कोर्ट को, तो उसने किसको बताना है? उसने यूनियन काउंसिल को बताना है। आगे कहता है फैमिली कोड डीम टू बी डिस्ट्रिक्ट कोड फॉर द पर्पस ऑफ गार्डियन कोड। अब ये आपने देखा है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, ठीक है, वो कहता है कि आपका जो पिटीशन है गार्डियनशिप की वो डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। अब वो यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे जो आपकी फैमिली कोर्ट होगी वो यही समझी जाएगी कि गार्डियन वार्ड एक्ट की कोई पिटीशन करती है तो वो यही समझी जाएगी कि वो डिस्ट्रिक्ट जज है। मतलब आप देखते हैं कि गार्डियन का केस भी आप फैमिली कोर्ट में सुन रहे होते हैं, वह फैमिली जज जो होता है वही सुन रहा होता है, क्योंकि वो सेक्शन 25 के तहत उसके पावर्स दी जाती है। ठीक हो गया। आगे है 25A transfer of cases. Notwithstanding anything contained in any law, the High Court may, either on application of a party or in own accord, by order in writing, transfer the suit or proceeding under this act from one family court to another family court in the same district, or from the court of one district to another district सपोज के हम देखें कि सेम डिस्ट्रिक्ट में हमने अगर दावा मतलब फैमिली दावा ट्रांसफर करवाना है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट जज को दे देते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, सपोज के एक दावा चल रहा है लाहौर में, उसको शेखुपुरा करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट अप्लाई करते हैं। अगर लाहौर में चल रहा है, लाहौर की एक अदालत से एक जज सपोज इधर बैठी है हमारा सरफराज साहबा, वहाँ से हमने ट्रांसफ़र करवाना है मुनज़्ज़र शबीर साहबा को, तो हमने से डिस्ट्रिक्ट जज को अप्लीकेशन देनी है। और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को देना है तो फिर वो हमने उसके लिए देते हैं हाई कोर्ट को। दूसरा में बताया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में either on application of a party on its accord or by in order in writing transfer any proceeding of act of family court to another family court in a district or to itself dispose of the case। अब family court जो है खुद भी कोई केस मतलब जो है सो मोटो एक अदालत से दूसरी अदालत भेज सकती है और वो किसी कोई केस विड्रा करके खुद भी उसको
सुन सकती है। ठीक हो गया। ये भी बाकी वो बताया गया अगर एक कोर्ट 3 महीने तक नहीं आती तो फिर आप चाहें तो उसका केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आगे 25B में बताया गया कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट मे बी स्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट if suit or proceeding is pending by family court within the jurisdiction। कहता है कि any suit or appeal proceeding on this act may be stay by district court if suit or proceeding before within the same jurisdiction। अब वो कहता है कि अगर दूसरा कोई सूट आ जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उस सूट की प्रोसीडिंग को स्टे कर सकती है या बाई हाई कोर्ट इन एनी सूट और प्रोसीडिंग provided that the stay application shall be finally decided by district court or high court as the case may be within 30 days filing which the interim order shall cease to be operative। ठीक हो गया। अब कहता है कि अगर एक अपील या सूट जो कि प्रोसीड इस प्रोसीडिंग के तहत स्टे हो सकता है, क्यों स्टे होगा? बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इफ सूट अपील इज पेंडिंग बिफोर फैमिली कोर्ट विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब एक पहले सूट पेंडिंग है तो नया आने वाला सूट उसको जो आने वाले सूट को कोर्ट स्टे कर सकती है और स्टे की जो एप्लीकेशन है कोर्ट विद इन 30 डेज एप्लीकेशन देनी होती है और वो जो मतलब एप्लीकेशन होगी जो पहले दावा चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग उतनी देर तक स्टे हो जाएगी। ठीक हो गया। ये आपको कोई समझ आया है? मैंने जितनी अभी कोई 5-10 मिनट नॉन स्टॉप लेक्चर दिया है। सर आप एंड में बहुत स्पीड में गए। मैडम हमने वो टारगेट भी अचीव करना है। फिर मैडम कहती है कि मैडम सर अभी बस कर दें। सर ये चीजें तो हम खुद भी सर उस मैनेज कर रहे हैं। 11 बज के क्या चीज? सर उस दिन तो हम ने काफी पढ़ लिया था, 11 बज गए थे। अभी तो हम बहुत स्पीड में गए सर, आखिर में कोई भी चीज समझ अभी में नहीं मैडम आई। अभी 1.5 घंटा हमने QSO भी पढ़ना है, 11:30 तो आज भी बज जाएंगे। जो आप स्पीड में गए सर उसमें समझ नहीं आई।